मेरी उम्र 40 साल है। मेरे वालिद एक वकील थे, अम्मा भी वकील थी। अम्मा और अब्बा की पसंद की शादी के बाद दोनों ने काफी मुश्किलात बर्दाश्त की। वकला की नौकरी के बावजूद अम्मा अब्बा को लोगों की बातें सुननी पड़ी, लेकिन अम्मा अब्बा ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मेरी पैदाइश के बाद जाकर अम्मा अब्बा को कुछ सुकून हुआ। लोगों ने, रिश्तेदारों ने बातें सुनाना बंद की, लेकिन यह भी सुकून ज्यादा देर तक कायम न रह सका। जब मेरी अम्मा के घर एक ख्वाजा सिरा बच्चा पैदा हुआ, अब्बा तो गम से नढाल हो गए थे, लेकिन अम्मा को वो बच्चा भी उतना ही अजीज था जितना मैं। अब्बा उस बच्चे से नफरत करते थे, लेकिन अम्मा उसके सारे नाज नखरे उठाती। एक रोज मेरी अम्मा का ख्वाजा सिरा बच्चा बाहर निकल गया और एक एक्सीडेंट में मर गया। अब्बा ने तो जैसे शुक्र का सांस लिया, लेकिन अम्मा की हालत नासाज थी। अम्मा को उस बच्चे का बहुत दुख था। वो अम्मा जो मेरे अब्बा से बेहद मोहब्बत करती थी, जिनकी खातिर लोगों से बातें भी सुनी थी, अब वो ही अम्मा अब्बा से सख्त नफरत करने लग गई थी, जो अब्बा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अब्बा ने अम्मा की नफरत की इतनी परेशानी ली जिससे उनका बीपी हाई हुआ और वो दुनिया से चल बसे। मेरी अम्मा ने बेवगी बहुत सादगी से पर्दे में गुजारी, लेकिन अम्मा की नफरत अब्बा के लिए जूं की त्यों रही। अम्मा ने अब्बा के लिए जो कुछ किया था, उसके बदले अब्बा ने जो अम्मा के साथ किया, अपने ही खून से इतनी नफरत की कि अम्मा के दिल से ऐसे उतरे कि मर कर भी अपनी जगह दोबारा ना बना पाए। अम्मा पढ़ी लिखी थी तो फिर से वकला की नौकरी शुरू कर दी। अम्मा का ख्वाब था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मुझे भी अम्मा का ख्वाब पूरा करना था। इस दुनिया में मेरे और अम्मा के अलावा हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। अम्मा सुबह नौकरी पर जाती तो मैं स्कूल चली जाती। अम्मा ने मुझे पढ़ाने में बहुत मेहनत की, लेकिन अक्सर इंसान की जिंदगी में आजमाइश का वक्त आता है और अल्लाह उसे ही आजमाइश के लिए बार बार चुनता है जिसे वो हद से ज्यादा प्यार करता है। अम्मा की जिंदगी में इस बार आजमाइश मेरी सूरत में आई। मैं मेडिकल कॉलेज गई तो वहां एक लड़के से प्यार कर बैठी। मेरे नंबर कम होना शुरू हुए। अम्मा को इतनी तकलीफ देखने के बाद बस एक मुझसे ही उम्मीद थी। मेरे कम नंबरों की वजह अम्मा को किसी सूरत समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि वजह क्या है। मैं अम्मा को बताना चाहती थी, लेकिन कभी भी बता नहीं पाई। एक रोज मैं कॉलेज जाते वक्त अपनी बहुत अहम किताबें घर भूल गई। अम्मा ने जब वो किताबें देखी तो वो मुझे देने कॉलेज पहुंच गई। जब उन्होंने मुझे बुलवाया तो मैं कॉलेज में मौजूद नहीं थी, क्योंकि मैं बाहर अपनी मोहब्बत के साथ लंच करने गई हुई थी। अम्मा अजीब सी कैफियत में जब कॉलेज से बाहर निकली तो मुझे किसी गैर के साथ गाड़ी से निकलते देख हैरान रह गई। मैं भी जैगम के साथ बातों में इस कदर मशगूल थी कि सामने अम्मा को देख ही नहीं पाई। होश तो तब आया जब अम्मा ने मेरा बाजू खींचकर मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। कभी कभी वालदैन का थप्पड़ वक्त के मारे गए थप्पड़ से ज्यादा बेहतर होता है। मैं आज भी अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि वक्त पर अम्मा ने थप्पड़ मार दिया, वरना सारी जिंदगी के लिए दलदल में फंस जाती। मेरे चेहरे का रंग अम्मा को देखते ही उड़ गया। जैगम भी समझ चुका था कि थप्पड़ मारने वाली औरत मेरी अम्मा है। अम्मा ने आंसुओं भरी अफसोस नजरों से मेरी तरफ देखा। मुझे लगा मैं जमीन में धंस गई। शर्मिंदगी के मारे मुझसे अम्मा के सामने नजरें नहीं उठाई जा रही थी। मैं चेहरा झुकाए रोने में मशगूल थी। मुझे शदीद हैरत का झटका लगा जब अम्मा जैगम के पास गई और अपनी आखिरी उम्मीद को बचाने के लिए जैगम के आगे हाथ जोड़ दिए। अम्मा ने जैगम से बोला कि वो मेरी जिंदगी से चला जाए। मैं अम्मा की आखिरी आस हूँ। अम्मा की कुल कायनात मैं ही हूँ। इस कायनात को ना उजाड़े। मुझे खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था। अम्मा ने रोते हुए मेरा बाजू पकड़ा और अपने साथ ले गई। घर आकर अम्मा ने कोई बात ना की। नॉर्मल जैसे पहले वक्त गुजरा था अब भी वैसे ही थी। फिर भी ना जाने कैसी बेचैनी थी जो मेरे अंदर कायम थी। अम्मा ने मुझे कॉलेज जाने से नहीं रोका था। मैं रोजाना कॉलेज भी जाती थी। जैगम ने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसको हमेशा नजरअंदाज कर देती। दिल बेचैन रहता था। जब दिल चाहता कि जैगम से बात कर लूं तो अम्मा के जुड़े हाथ याद आ जाते। मैंने एक रोज अम्मा से बात करने का फैसला किया। शाम के वक्त मैं अम्मा के पास गई तो अम्मा किसी से फोन पर बात कर रही थी। अपने सामने मुझे देखकर एकदम चौंक गई और फोन बंद कर दिया। मुझे हैरत तो हुई, लेकिन नजरअंदाज करके मैं अम्मा के पास बैठ गई। अम्मा ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने उनके कदमों में बैठकर उनकी गोद में सर रख दिया और फूट फूट कर रो दी। अम्मा ने नरमी से मेरे सर पर हाथ रख दिया। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से अम्मा की तरफ देखा तो उनकी आंखें भी छलक पड़ी। मैंने अम्मा से माफी मांगी और वादा किया कि मैं अब कभी भी जैगम से नहीं मिलूंगी। अम्मा ने मुस्कुरा कर मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे आराम करने का बोला। कमरे में आने के बाद मैं सारी रात नहीं सो पाई। अगले कई रोज मैंने जैगम को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। खुद के दिल को पत्थर का कर लिया। एक रोज मैं क्लास लेकर बाहर निकली। मेरी जान निकल गई जब किसी ने मेरे मुंह पर अपना भारी हाथ रखा, मुझे घसीटना शुरू कर दिया। उस शख्स का चेहरा मेरी कमर की तरफ था। कुछ उस शख्स के हाथ की दबाव की वजह से भी मैं उसकी तरफ देख ना पाई। वो मुझे एक खाली कमरे में, जहां स्टूडेंट्स की तादाद ना होने के बराबर थी, वहां ले गया और कमरे में ले जाकर मेरे चेहरे से हाथ हटाया। कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया तो मेरी जान हवा हुई। चेहरे से हाथ हटते ही मैंने मुड़कर देखा तो हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि मेरे पीछे जैगम खड़ा था। होश तो मेरे तब उड़े जब उसके हाथ में पिस्तौल देखी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब उसने मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल की नाली रखी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कांपते वजूद के साथ जैगम की तरफ देखा। मैंने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते थे, फिर ये सब क्या है। उसकी अगली बात ने मेरी जान निकाल दी।
جب اس نے بولا کہ وہ مجھ پر ایسے ہی پستول رکھے ایک ویڈیو بنائے گا اور اماں کو سینڈ کر دے گا اور بہت سی رقم لے کر وہ مجھے چھوڑ دے گا، لیکن اگر میری اماں پیسے نہ دے سکی تو وہ مجھے مار دے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو مجھ پر جان چھڑکتا تھا، جس نے مجھے چند دنوں میں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اپنی سگی ماں کی محبت کو نظر انداز کرنا سکھا دیا تھا۔ میں نے زیغم سے بولا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میری روح کانپ گئی جب اس نے مجھے بولا کہ جو اپنی سگی ماں کی نہیں ہو سکتی، جس نے بیوگی میں بس اپنی اکلوتی اولاد کی ہی فکر کی، میں ایسی لڑکی سے ہرگز محبت نہیں کر سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے محبت میں اپنا نقصان خود ہی کیا تھا۔ اب سمجھ آیا کہ اماں نے اس دن میرے چہرے پر تھپڑ کیوں مارا تھا۔ اصل میں وہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے تھا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ زیغم میری ویڈیو بناتا، کسی نے باہر سے بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور زیغم کو آوازیں دینے لگا۔ زیغم نے جلدی سے باہر جا کر دیکھا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ میں جلدی سے روتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ زیغم نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کے ہاتھ کو جھٹکتی جلدی سے پولیس کے پاس آ گئی اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ لیکن میری جان اس وقت نکلی جب پولیس نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی۔ میں ہکا بکا سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں زیغم میرے پاس آیا اور مجھ پر ہنسنے لگا۔ مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ جب زیغم نے کچھ پیسے نکال کر پولیس انسپکٹر کو پکڑائے، مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ زیغم کوئی عام باپ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ کسی امیر آدمی کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ مجھے زیغم کے دھوکے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا مجھے اپنی ماں کو دیے گئے دھوکے کا دکھ تھا۔ پولیس مجھے اریسٹ کر کے لے گئی تھی۔ جیل جا کر جب مجھے میرا جرم پتا چلا تو میری روح کانپ گئی۔ میرا جرم یہ تھا کہ میرے بیگ سے بھورے رنگ کی کسی چیز کے پیکٹ نکلے ہیں جو ڈرگز تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کس کا کام ہے۔ مجھے زیغم پر بہت افسوس ہوا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ جب پورا دن بھی میں گھر نہ پہنچی تو رات کے پہر اماں میرے پاس جیل تک پہنچ گئی۔ مجھے اماں کی محبت پر بہت پیار آیا۔ ماں تھی، تلاش کرتے کرتے مجھ تک پہنچ ہی گئی تھی۔ اماں کو اپنے سامنے دیکھتے جیسے مجھ میں بھی جان آئی تھی۔ میں بھی اپنے قدموں پر کھڑی ہوتی جیل کے دروازے تک آئی۔ اماں نے مجھے جیل میں بند دیکھا تو جیسے ان کی جان لبوں پر آ گئی۔ اماں وکیل تھیں تو جلدی مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اماں نے میرا کیس لڑا اور 2-3 پیشیوں کے بعد میرا کیس بند ہو گیا۔ لیکن اب میرا دل ہر چیز سے اٹھ گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر خود پر غصہ آتا تھا۔ اماں نے مجھے بہت سمجھایا کہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن مجھے بس زیغم کا ہی دکھ رہتا۔ ایک رات میں پانی پینے کی غرض سے کچن میں جا رہی تھی۔ اماں کے کمرے سے کسی کی اونچی اونچی آوازیں آنے لگی۔ میں نے تجسس کے مارے جیسے ہی اماں کے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ جب اماں کے بہت نزدیک میں نے اسی پولیس انسپکٹر کو دیکھا جو مجھے جیل لے کر گیا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ ہمارے گھر کیا کر رہا ہے۔ میں کشمکش میں خاموشی سے کچن میں جانے لگی تھی جب اندر سے اماں کی آواز آئی کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اپنی ہی بیٹی کو جیل میں بند کر دو؟ جس پر مقابل کہہ رہا تھا، یار مجھے پتا ہوتا کہ یہ ہماری بیٹی ہے تو میں یہ بے وقوفی کبھی نہ کرتا۔ میں حیران تھی کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں۔ میں اس شخص کی بیٹی؟ پر یہ بات کیسے ممکن تھی؟ اس کا مطلب تھا کہ اماں نے دوسری شادی کر لی ہے۔